चलिए दोस्तों करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। और आप सभी जानते हैं कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन इसका पूरा कार्य यानी कि पूरा फिनिश इन्होंने नहीं करा पाया था। और इससे पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और इल्तुतमिश ने उसका पूरा कराया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न करने से पहले मैं अगर बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं यानी आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर यानी कि प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी कराया जाता है, जो कि एक प्रश्न से यानी कि 10 प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न पूछा कि सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जीतल। ये प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि टाका, ससगनी और जीतल किसके काल में लाया गया था? तो ये हो जाएगा सल्तनत के काल में लाया गया था। अब यहाँ देखिए टाका जो है वो चांदी के बने होते थे और ससगनी जो है वो तांबा के और जीतल भी तांबा। ठीक है, टाका किससे? सिल्वर और ससगनी कॉपर और जीतल भी कॉपर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? चांदी, तांबा। और यहाँ पे दोबारा होना चाहिए क्या चीज? तांबा, जो कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि नरगिस मोहम्मदी वॉन 2023 नोबेल पीस प्राइज, यानी कि नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो कहाँ किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पे अभी हाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि देखिए अभी हाल ही में 2023 में नोबेल का शांति पुरस्कार जीता है। किसने? तो नरगिस मोहम्मदी ने। ठीक है, कहाँ के हैं? तो ये है कहाँ के हैं? तो ये ईरान के हैं। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं जो कि है नरगिस मोहम्मदी, मोस्ट प्रोमिनेंट, ठीक है, जेल्ड ईरानी वुमेन्स राइट एडवोकेट 2023 नोबेल पीस प्राइज, जो कि नरगिस मोहम्मदी ने महिलाओं की उत्पीड़न के लड़ने के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार से इन्हें दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो महिलाओं का उत्पीड़न को रोकने के लिए, जो कि ईरान की ये है मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक है। महिलाओं के अधिकारों एवं मृत्यु दंड के उन्मूलन और ईरान के अंदर जेल की स्थिति में सुधार लाने के लिए ये अभियान इन्होंने चलाया है और इसी के लिए इनको क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार। किसे? नरगिस मोहम्मदी को। अगला प्रश्न पूछा कि द टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती इज लोकेटेड एट, जो शेख सलीम चिश्ती है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। और अगर पूछे फतेहपुर सीकरी कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। और अगर उत्तर प्रदेश में बोले किस जगह है तो एक जगह है उत्तर प्रदेश में, आगरा है। आगरा के समीप ही है जो कि फतेहपुर सीकरी है और आप सभी जानते हैं। और आगरा में ही क्या है? ताजमहल है। क्या है? ताजमहल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि द फेमस टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन, जो महाबलीपुरम मंदिर है ये रथ मंदिर है और कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे पल्लव पल्लव के द्वारा महाबलीपुरम का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ मूवमेंट एट द महाबलीपुरम, ठीक है, और ये कब? पल्लव के किंग नरसिम्हदेव प्रथम ने 7th सेंचुरी एडी के अंदर इसे बनाया था। ठीक है, शोर टेम्पल है। शोर टेम्पल का मतलब होता है तटीय टेम्पल है। वाज बिल्ड नरसिम्ह वर्मन सेकेंड ने, जो तटीय मंदिर है वो शोर टेम्पल वो नरसिम्ह वर्मन सेकेंड ने बनाया था। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में भी महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है, रथों, मंडपों, विशाल खुले स्थानों आदि के लिए जाना जाता है। और ये कोरोमंडल तट के साथ चट्टानों से उकेरा गया है। और महाबलीपुरम स्थल की स्थापना 7वीं सदी में पल्लव राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने इसकी की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आपने अभी तक आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होता है, रेगुलर होता है। नेम द फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम द इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम ऐसी महिला का नाम बताए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को सबसे पहले भारत रत्न यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
आप ये कहोगे कि सर ये तो मदर टेरेसा जो है, ये मदर टेरेसा भारत की तो थी नहीं, ये दूसरी कंट्री की थी, यानी कि मैसेडोनिया की थी। तो देखिए भारत में ये मैसेडोनिया की थी, लेकिन ये भारत में आकर के बस गई और बसने के बाद भारत की ये नागरिकता ले चुकी थी और इसके बाद भारत सरकार ने मतलब कि भारत की प्रथम महिला ये बन गई जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत के पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन हो जाएगा? टैगोर। टैगोर इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और कौन सी कृति के लिए? तो गीतांजलि कृति के लिए। रविंद्रनाथ की बात करें कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के थे और ये इनको फर्स्ट नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। महिलाओं की बात करें तो इंदिरा गांधी हो जाएगा और इसके अलावा अगर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात बोले तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएगा। और इसके अलावा भारत की बोले कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पे देखिए सरोजिनी नायडू, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएगा। तो कौन सी? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे सरोजिनी नायडू ही भारत के पहले राज्यपाल के रूप में भी इनको बनाया गया, जो कि कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। अगर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी हो जाएगा। तो इस सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं पेपर में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, विच रूलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रुपया या फिर रुपया, यानी कि ऐसा कौन सा शासक था, कौन से रूरल था, ठीक है, रूलर था जो कि उन्होंने रुपया या फिर रुपया की अवधारणा को पेश किया। तो हो जाएगा शेरशाह सूरी। और यहाँ पे कई बार पेपर में पूछा जाता है कि शेरशाह जो सूरी है उनका मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। कहाँ है? सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा। ठीक है, अगर आपसे पूछे किस जिले में है तो ये रोहतास जिले में है, इनकी मकबरा है। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं, विच ईयर ऑफ द अमेंडमेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द प्रीएम्बल वाज मेड, यानी कि भारत में जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किया गया है? तो आप सभी जानते हैं प्रस्तावना है क्या। तो सभी आपने कोई कभी न कभी एनसीईआरटी की जो बुक्स पढ़े होंगे, फर्स्ट पेज जब आप निकालते हैं तो वहां पे दूसरे या तीसरे पेज में आपको लिखा रहता है, हम भारत के लोग भारत को संपन्न प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक बनाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये सारी पूरा लिखा होता है। ये क्या है? प्रस्तावना है या फिर प्रियम्बल है, जिसे संविधान का कुंजी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो कब हुआ है? तो 1976 ईस्वी में हुआ है। कब? और ये 42वां संशोधन में हुआ था 1976 ईस्वी में। संविधान में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगला पूछे, हु वॉज द मिडिएबल किंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सिल्वर कॉइन कॉल्ड टाका। ये जो ये टाका, टाका किससे बना था? अभी अभी आप शुरू में हमने देखा टाका किससे? सिल्वर से बना है। ठीक है, टाका। तो वही कह रहे कि ये चांदी का सिक्का है टाका, जो कि जारी मध्यकालीन भारत में किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश में। इल्तुतमिश है जो इन्होंने सर्वाधिक टाका चलाए और इन्होंने अरबी भाषा में यहाँ कुछ लिखा हुआ था इसके ऊपर, और ये किसके थे? तो चांदी के थे। ठीक है, और आज भी आप जानते हैं कि कोई अगर पूछता है तो कहता है ये कितना टका का है, ये कितना टका है, कि तो उसी समय का ही देन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि जो यहाँ पे है, समुद्दीन इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब्जा किया था। कब? ये 1211 ईस्वी में। इसका पूरा नाम था समुद्दीन इल्तुतमिश और ये पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। जो ये इल्तुतमिश है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था, और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। पेपर में ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? तो कुतुबुद्दीन इसको इल्तुतमिश को बोला जाता है। और ये दिल्ली के गद्दी पे कब बैठा? तो 1211 ईस्वी में। ठीक है, 1211 ईस्वी में दिल्ली के ये गद्दी पर बैठा था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और इन्होंने यानी इल्तुतमिश ने ही चांदी का सिक्का चलाया जो टाका था, और कॉपर का जो सिक्का चलाया जो जीतल था। और शुरुआती इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, यानी कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जो टाका था वो चांदी का और जो जीतल था वो कॉपर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं।
विच वन ऑफ द फ्लोइंग मुगल्स किंग वॉज फर्स्ट वन टू बी द पेनिनसुलर, ठीक है, पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। पेंशन भोगी का मतलब होता है कि जो देखिए ब्रिटिश का हुकूमत भारत में चल रहा था, क्योंकि भारत क्या था, हम लोग सभी गुलाम थे, और उस समय जो वो शासक हुआ करता, तो उन शासक को बोला ऐसा कि ऐसा है कि आप जिस किले में रहिए या फिर आप लाल किला में रह रहे हैं, तो लाल किला के अंदर है रहिए, आपको बस पेंशन मिलता रहेगा, आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं है, बाकी आप चुप बैठ के आराम से ऐश मौज करके खाते रहिए। तो वही पूछा कि ऐसा कौन सा शासक था जो कि पेंशन भोगी बना था अंग्रेजों का, तो वो हो जाएगा हमारा शाह आलम। शाह आलम जो थे ये अंग्रेजों का पेंशनियर थे, यानी कि अंग्रेज इसको पेंशन देते थे, अब बस ये बैठ के खाता था, आराम करता था, बाकी ऐश मौज करते थे लाल किले के अंदर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, एनर्जी इज कॉन्स्टिट्यूशनली जनरेटेड इन द सन ड्यू टू, जो सूर्य में लगातार डैश के कारण उत्पन्न होती है, क्या होती है, ऊर्जा जो उत्पन्न होती है किसके कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे कहते हैं परमाणु संलयन। परमाणु संलयन का मतलब होता है, देखिए एक होता है परमाणु विखंडन, एक होता है परमाणु संलयन। विखंडन का मतलब होता है कोई भी यहाँ पे जो एटम है, ये एटम यहाँ आके टूट जाता है, टूटने के बाद यहाँ पे दो एटम बन गए, ठीक है, दो परमाणु बने, फिर इसमें भी यहाँ पे टूट जाता है, तो इस तरह से टूट के यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इस तरह से, फिर यहाँ पे टूटेगा, फिर इस तरह से यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये कि एटम बम जो होता है, परमाणु बम, ये परमाणु फिशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। पेपर में ये पूछा जाता है जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु विखंडन या फिर न्यूक्लियर फिशन की तरह कार्य करता है। लेकिन अब यहाँ से देखिए ये ऊपर से नीचे चला गया, अब ये नीचे से ऊपर आओ, यानी कि जो दो था, ठीक है, दो संलयन का मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब होता है जैसे पहले दो था, जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, या एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो इसको क्या करा, यहाँ से इसको जोड़ दिया तो एक बन गया। ठीक है, पहले यहाँ से ऐसे, यहाँ से इन दोनों को जोड़ दिया तो एक बन गया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया एक बन गया, अब फिर इसको और इसको जोड़ दिया तो ये बन गया, फिर इसको और इसको जोड़ दिया तो एक बन गया, तो इसको कहते हैं परमाणु संलयन। और वो परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है हमारा सूर्य का ऊर्जा, जो कि लगातार ऊर्जा देती रहती है। और आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा सूर्य के में पाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पे पूछा है, कह रहे कि अमाशय में रस उपस्थित होता है, जो हमारा एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जिससे हमारा खाना पचता है, उसको कहते हैं HCl। क्या बोलते हैं, HCl, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय के रस में पाया जाता है। इसका मतलब ए का हमारा कहाँ लग जाएगा, बी के साथ, यानी कि दूसरे के साथ जोड़ी लग जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि आप सभी को यानी डॉक्टर सलाह देता है कि बच्चों का हड्डी मजबूत करना है तो उसको क्या पिलाओ, दूध पिलाओ। तो दूध में देखिए क्या होता है कि कैल्शियम होता है, कैल्शियम, तो यहाँ पे हड्डियों में उपस्थित होता है, तो हड्डियों में जो उपस्थित होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं सिरका में, सिरका में उपस्थित होता है, सिरका क्या होता है, विनेगर होता है। अब विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। आप सभी पढ़े होंगे टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, बाकी एप्पल यानी कि सेब है उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो देखिए शुगर या मिल्क में यहाँ पे क्या पाया जाएगा, लैक्टिक एसिड। इसका कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस पे मिल जाएगा। अब यहाँ जो है मिला दीजिए, एक का दो, एक का दो कौन सा है, एक का दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे डी होगा, ना डी होगा और ना ही क्या होगा, बी होगा, हमारा ए और सी में से कोई होगा। अब बी का तीन है तो बी का तीन से यहाँ पे बी का तीन दोनों में है। सी का देख लेते हैं, सी का चार, तो सी का चार, सी का चार सिर्फ एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर को कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस में कौन सा पाया जाता है, देखिए एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में, यानी कि आंस स्टिंग में, सैट्रिक एसिड पाया जाता है जो कच्चा फल होता है उसमें पाया जाता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इन समय में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो दूध जो खट्टे दूध होते हैं या फिर दही होती है उसमें। ऑक्जेलिक की बात करते हैं स्पिंज जिसे पालक कहते हैं उसमें पाया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो ये स्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी बोलते हैं, और ये आंवला और खट्टे पदार्थ में भी स्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो ये टर्मिक जिसे कि हल्दी कहते हैं उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस यानी जो कच्चे फल होते हैं उनमें भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला अगला करते हैं, और
अगला प्रश्न पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप्स, इनमें से कौन सा है जो क्वाड ग्रुप के सदस्य नहीं है। अगर हमने अगर आपने हमारा पिछले सेशन को देखा होगा तो मैंने आपको क्वाड सदस्य के लिए ट्रिक बताया था याद करने के लिए, ठीक है। तो याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक था, देखिए ऐसे था, GIA, जिया ए बिहार का लाला याद नहीं करना है, जिया याद करना है, जिया US, क्या करना है, जिया US। जे से हो जाएगा जापान, यहाँ जे से क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा, जे से जापान, और आई से क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंडिया, आई से इंडिया, और ए से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ए से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे यूएस से तो यूएस होता ही है। तो अब देखिए कितने कंट्री हो गए, तो जापान 1, इंडिया 2, ऑस्ट्रेलिया 3, यूएसए 4, कितने हो गए 4। तो यहाँ पे देखिए इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, लेकिन कतर तो है ही नहीं, तो कतर हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला करते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं यही है जो यहाँ पे क्वाड है, ये क्वाड इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए इंडिया यहाँ है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, सबसे नीचे है, अमेरिका यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पे है, जापान यहाँ है। ये इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, क्या बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल, जिसके कारण ही क्वाड सदस्य इसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, बस आपको ट्रिक तो याद मैंने आपको बता ही दिया है, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे है। चलिए अगला करते हैं, और अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि करेक्ट मैच नहीं है। तो यहाँ पे देखिए राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी की बात करें तो 14 से 18 राइट टू इक्वेलिटी है, ये बिल्कुल सही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार है 20-22 में शोषण नहीं है, बल्कि 23 और 24 आर्टिकल में, 23 और 24 आर्टिकल, कब 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध, तो कौन सा नहीं बोला है, तो यही वाला मैच नहीं है। बाकी देखिए राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो 25 से आर्टिकल 26 यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। और अगर राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 29 से 30 ये है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यही हमारा गलत है। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, कह रहे कि समानता का अधिकार, देखिए समानता का जो अधिकार है राइट टू द फ्रीडम आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात 19 से 22 तक है, यानी कि रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, चलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, वो सभी के सभी इन्हीं से में है, यानी कि 19 से लेकर 20 में है, जैसे इंग्लिश ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के जो विरुद्ध है वो है 23 से 24 यानी कि न खरीद किसी को बेचा जा सकता है, ना जबरदस्ती काम करा सकता है, वो सभी के सभी 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कितना है, 25 से लेकर के 28 तक में है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के धर्म अपना सकता है, कोई भी जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकता है कि तुम ये धर्म अपनाओ या फिर तुम इस धर्म को अपनाओ। तो ये भारत के संविधान में किस में लिखा है, तो 25 से 28 में लिखा है, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करें तो ये 29 से 30 में लिखा है, कोई भी व्यक्ति सांस्कृतिक या फिर शैक्षणिक संस्था वो चला सकता है, किसी भी तरीके कोई भी मानहानि नहीं है, वो भारत के किस संविधान में लिखा है, तो 29 से 30 में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 20 में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24 में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 है, कल्चरल एंड एजुकेशनल की बात करें 29 में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 32 है, ठीक है, 32 से लेकर 35 है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल, ठीक है, रेडिकुलट, ठीक है, रेडिकल कांग्रेस फॉर द रिप्रेजेंटिंग ओनली मैक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, मैक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का मतलब होता है कि भारत के ऐसे, मतलब कि भारत में कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कांग्रेस को बोला सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उन्होंने उपासना कर दिया, तो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। आपको बता दें कि 1885 में क्या हुआ था, 1885 में भारत में जो है कांग्रेस की स्थापना किया गया था, लेकिन कांग्रेस की स्थापना नहीं कर रहे थे, तो उस समय में क्या हुआ कि
जब कांग्रेस की स्थापना नहीं करे थे तो भारत का जो लोग थे, जैसे कि पढ़े लिखे लोग थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, बाकी सारे जो लोग हो गए, ये सब क्या चाहते थे कि ये बाहर से ब्रिटिश गवर्नमेंट से वहां से ये पढ़ के आए थे और ये पढ़े लिखे थे, ये चाहते थे कि नेता बनने के लिए, और पूरा भारत में सभी लोगों को क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। जिसके कारण था क्या, तो उस समय ब्रिटिश जो महारानी हुआ करते थे, उनसे वहाँ पे उनको इस तरह की उन्होंने क्या किया, सूचना दिया, जिसके कारण ये बोला कि ठीक है, कांग्रेस को आप बना लेते हैं और कांग्रेस का आप सभी क्या हो जाएंगे, लीडर हो जाएंगे। जिसके कारण इसके शासनकाल में, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ, और ये सोच के उन्होंने बनाया कि कुछ सालों के बाद हम कांग्रेस को देंगे तोड़ करके, लेकिन टूटा नहीं, और इसीलिए इन्होंने ये लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का पूरा बुराई करने लगा, और कांग्रेस को ही इन्होंने कहने लगा कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक है। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है। और अगर हम कर्जन की बात करें तो 1905 में कर्जन की बात, यानी कि 1905 जैसे भारत का विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है कि लॉर्ड डफरिन सर्व एज गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, कुछ देख लेते हैं। लॉर्ड जो डफरिन है, गवर्नर जनरल सर्व किया था ऑफ इंडिया, वाइस रॉ फ्रॉम 1884 टू 1888, यानी कि 1884 से लेकर 1888 तक लॉर्ड डफरिन क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। एंड वाइस रॉ और गवर्नर जनरल भी रहे थे। लॉर्ड डफरिन इनिशियली कॉल्ड द कांग्रेस एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया। लॉर्ड डफरिन ने ही किया था कि जो भारत का जो ये कांग्रेस है, कांग्रेस क्या है? माइक्रोस्कोपिक यानी कि अल्पसंख्यक है, भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व है। ठीक है, वही चीज हिंदी में लिखा है। लॉर्ड डफरिन ने 1884 से लेकर 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल के वाइस रॉ के रूप में कार्य किया, और लॉर्ड डफरिन ने शुरू में कांग्रेस को भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कहा था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है देख लेते हैं। द टर्म्स स्तूपा इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ गौतम बुद्धा, यानी कि जो आप सभी स्तूप का नाम से जानते होंगे, तो स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं से संबंधित है, यानी किस घटना से संबंधित है स्तूप। तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पे जन्म की बात करें तो जो जन्म है वो बैल, यानी कि ऑक्स या कहें सांड, ऑक्स और एलिफेंट, इन सब से डिनोट किया जाता था जन्म को। लेकिन यहाँ पे पूछा है स्तूप, तो स्तूप की बात करें तो वो मृत्यु से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। और फर्स्ट सेमन यानी सेरमन की बात करें, प्रथम उपदेश के, तो इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि जॉन, क्या जॉन का मतलब होता है? जॉन आप सभी जानते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण या फिर शीत कटिबंधीय। तो देखिए, जो ट्रॉपिकल जॉन होता है, ट्रॉपिकल का मतलब भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती है, जिसके कारण की टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो हाई होगा कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा देखिए कहाँ है? उष्ण कटिबंधीय यानी कि टॉरिड जन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 का 2 हो जाएगा। टेम्परेट जोन की बात करते हैं। ठीक है, टेम्परेट में क्या होता है? मॉडरेट, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी, तो टेम्परेट जोन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। फ्री जोन मतलब क्या होता है कि शीत कटिबंधीय, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ पे लो ज्यादा ठंड पड़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा लो टेम्परेचर। तो यानी कि पहला का बी कौन सा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपने सी-टेट के एग्जाम दिए होंगे तो उस समय भी ये प्रश्न पूछा गया होगा, और अगर नहीं दिए होंगे तो जरूर पूछा जाएगा। चलिए, अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं ये है सूरज, और सूरज के से क्या निकल रहा है? रोशनी। सूरज की रोशनी इस तरीके से पृथ्वी पे पड़ता है, तो ये वाला जो आप यहाँ पे आप पार्ट देख रहे होंगे, ये कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाला यहाँ से एक लाइन आप ये देख रहे हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे कहते हैं कर्क रेखा, इसे कहते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच में होता है, इसी को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। और ये बीच वाला कौन सी लाइन होती है? तो ये वाले होती है इक्वेटर। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ती है इस एरिया में, और इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बरसात भी होती है, और इसीलिए यहाँ पे जितने भी वनस्पति पेड़ पौधे हैं वही सारे यहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। ऊपर चले जाएंगे यानी कि कर्क रेखा के ऊपर, तो यहाँ पे कर्क रेखा के ऊपर होता है टेम्परेट जोन होता है। ठीक है,
टेम्परेट जोन होता है, यहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं होता, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ से कुछ यहाँ से रोशनी जाएगा तो पूरा तो नहीं जाएगा, इसलिए टेम्परेट जोन हो जाए। लेकिन ये सबसे ऊपर वाला जब हम पोलर वाली जोन की करें कि ऊपर कौन सा नॉर्थ है, नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पड़ेगा, ठंडी पड़ेगा, और इसीलिए इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाले देख सकते हैं, ये भी कौन सा है, ट्रॉपिक जोन है, और अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पर है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ठंडी पड़ती है, और नीचे वाला यहाँ पे जाएंगे तो ये पोलर जोन होता है, और इसी को कहते हैं फ्रिजिड जोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दोस्तों यहाँ से आप ये देख सकते हैं, और यहाँ से कई प्रश्न पूछने की आपकी संभावना होती है, ना सिर्फ बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, और भी कोई आप एग्जाम दे के देखिएगा, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है। इससे होता क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, कि लगता है कि हाँ प्रतिशत हो रहा है, यानी कि हमारा मेहनत आपके लिए काम आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, और चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको होता क्या कि यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नंदा देवी पीक इज लोकेटेड, जो नंदा देवी पीक है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए जो नंदा देवी पीक है वो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में नंदा देवी पीक है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कंचनजंगा है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी यानी कि ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, और इसी K2 को गॉडविस्टिन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि K2 की हाइट कितनी है, तो 8611 मीटर है इसकी हाइट है, जो कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। लेकिन आप कहोगे सर माउंट एवरेस्ट की सबसे ज्यादा हाइट है, तो माउंट एवरेस्ट की सबसे ज्यादा हाइट है, परंतु माउंट एवरेस्ट भारत की पार्ट नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और इसीलिए वो भारत की सबसे लंबी या ऊंची चोटी नहीं है। यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगा, जो कि भारत में है, और 8611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज लाइव बिटवीन द ठीक है बालिस्तीन एंड द जिंग, एंड इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ द काराकोरम। ये कहाँ है, कहाँ पे है, तो जो K2 है ये काराकोरम में। काराकोरम कहाँ मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर के साइड में मिलेगा, यानी लद्दाख के पास। ठीक है, चलिए अगला है कंचनजंगा। कंचनजंगा की बात करें तो ये दूसरे नंबर के, यानी कि पहले नंबर भारत की सबसे फर्स्ट हाइट नंबर की बात करें तो K2 सबसे ज्यादा ऊंचा है, दूसरे नंबर पे कंचनजंगा। कंचनजंगा की बात करें तो 8586 मीटर है, और अगर 8586 मीटर की बात करें तो ये कहाँ है, तो ये हिमालय रीजन में है, जो भारत के दूसरे नंबर पे है ये। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हैं। अगला है जो नंदा देवी है, नंदा देवी तीसरे नंबर की सबसे ऊंचा है, इसकी हाइट पूछी तो 7816 मीटर है, जो कि रैंक्ड 23rd हाईएस्ट पीक ऑफ द अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व में ये 23वें नंबर पे है, अब भारत की दृष्टि से तीसरे नंबर की है। चलिए अगला देख रहे, अगला यहाँ पे पूछा है क्या, और यह कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड के ग्रोवल रीजन में पाया जाता है। अगला गढ़वाल, यानी कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में इसको नंदा देवी में पाया जाता है। अगला है कामेट, चौथे नंबर की है, जो सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कामेट है, 7756 मीटर इसकी हाइट है, और ये तिब्बतन प्लेटू में इसको पाया जाता है, जो कि ये भी कहाँ आता है, ये गढ़वाल रीजन में आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा क्या होता है, द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम का मतलब होता है राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग पब्लिश्ड इन द विच सेशन ऑफ द INC, यानी कि INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में, किस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन को गाया गया था। तो देखिए कलकत्ता में 1911 में अधिवेशन हुआ था, और यहीं पे सबसे पहले राष्ट्रीय गान को गाया गया था। और 1913 की बात करें तो 1913 में मैं आपको बता ही दिया हूँ कि 1913 में क्या हुआ था, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1912 की बात करें तो 1911 में यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और यहीं पे ये बताया गया था कि दिल्ली की जो भारत की राजधानी जो कलकत्ता है, कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट किया जाए, न्यू दिल्ली में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन रखा, और यहीं पर दिल्ली भारत की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करने की घोषणा किया गया दिल्ली। और 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हट करके कहाँ हो गया, नई दिल्ली में, जो कि अभी वर्तमान में भी नई दिल्ली में ही भारत की राजधानी है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था, और इनके जो अध्यक्ष WC बनर्जी थी। अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा में पहले महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जिसका नाम था बदरुद्दीन तैयब, कहाँ पर, मद्रास में सेशन हुआ था 1887 में। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद सेशन में
1888 में ये सेशन हुआ था। और ये पहले भारतीय मतलब कि पहले अंग्रेज थे जॉर्ज यूल, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था और यहीं पे रहीमतुल्लाह एंसियानी, जो कि मुस्लिम के दूसरे अध्यक्ष यानी कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कहाँ पे, कलकत्ता 1896 में। और यहीं पे सबसे पहले वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जो कि राष्ट्रीय गीत है भारत का, वो है वंदे मातरम सुजलम सुफलम मयजस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, ये कलकत्ता अधिवेशन में गया था 1896 में। वाराणसी की बात करें तो 1905 में वाराणसी में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो गोपाल कृष्ण खोगले यहाँ पे अध्यक्ष थे। और इसी यानी कि 1905 में ही सबसे पहले स्वदेशी शब्द का परिचय दिया गया था। कलकत्ता में 1906 में हुआ था, जो कि यहाँ पे कलकत्ता में एडमिशन हुआ था 1906 में, और यहीं पे दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष। और यहीं पे स्वराज शब्द का सबसे पहले परिचय दिया गया था। सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में, और यहीं पर क्या होता कि कांग्रेस में दो पार्टों में बट गए थे गुटों में, एक नरम दल और गरम दल। और सूरत का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, रास बिहारी घोष थे। लाहौर की बात करें तो 1919 में, और बता दें 1909 में, और 1909 में ही मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। और यहाँ पे कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। 1911 की बात करें तो यहाँ पे किशन नारायण धर थे, इनके अध्यक्ष थे। और यहीं पर सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1911 में ही जनगण मन को गाया गया था। 1916 की बात करें तो यहाँ पे लखनऊ समझौता हुआ था, और यहाँ पे लखनऊ समझौता में कौन थे अध्यक्ष, तो अंबिका चरण मजूमदार थे, जो कि ये यहाँ पे कांग्रेस यानी कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दोनों का ज्वाइंट मीटिंग हुआ था। और यहीं पर जो दोनों गुट में बटे थे दोनों को विलय कर लिया था। ठीक है, अगला कलकत्ता 1917 में एडमिशन हुआ। कलकत्ता 1917 जो 1917 में है, कलकत्ता में एडमिशन हुआ था। और कलकत्ता में ही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि एनी बेसेंट थे। बेलगांव अधिवेशन की बात करते, बेलगांव कर्नाटक में है, और एक मात्र अधिवेशन 1924 में हुआ था, जिसमें कि महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कानपुर की बात करें तो 1925 में कानपुर में एडमिशन होता है, और यहाँ पे भारत की पहली महिला होती है सरोजिनी नायडू, जो कि बाद में चल करके ये एक राज्यपाल बनती है। 1925 में इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। लाहौर की बात करें तो 1919 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 1929 में होती है, जो कि लाहौर में होती है। और यहीं पे पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पास करता है। और इसके बाद ही 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए। और अगला है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में होती है, जिसमें कि सुभाष चंद्र इनकी अध्यक्षता करती है। और इसके तुरंत बाद 1939 में त्रिपुरी का एक अधिवेशन होता है, जो कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस फिर दोबारा जीत जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी इससे नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे देते हैं। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं कि कितना एक ही स्लाइड से कितने सारे प्रश्न यहाँ पे बन जा रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके लिए ये रेगुलर सेशन होता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है और सभी की सभी ऑथेंटिक चीजें कराई जाती है। और आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल का नाम है, और इसलिए रखा है कि एग्जाम से पहले अगर ये सेशन देख लेते हैं जरूर आपको यहाँ से सफलता मिलेगी। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि द कमाऊ हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन द विच ऑफ द रिवर। जो कमाऊ है, कमाऊ आप सभी जानते हैं कमाऊ कहाँ है, ये गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में है। तो वही कह रहे कि कमाऊ हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा सतलज नदी और काली नदी के जो बीच में है उसको कहते हैं कमाऊ हिमालय। और देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सा स्टेट है, ठीक है, जिब्राल्टर है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, हिमालय रेंज है, जो कि ये लद्दाख से लेकर के यहाँ पे सिक्किम तक ये पूरा हिमालय के रेंज है।
और यहीं पे आप यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु और सतलज की बात करें तो ये कहाँ पे होते हैं, पंजाब वाले में, और इसी को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसको? सतलज और सिंधु के बीच में जो हिमालय पाई जाती है इसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। वही अगर हम बात करें काली नदी और सतलज नदी, काली और सतलज की बात करें तो काली और सतलज कौन सी है, कमाऊ, और यही एग्जाम में पूछा था उस वाले पहले वाले प्रश्न में। ठीक है, तो सिंधु और सतलज में पंजाब हिमालय है, और काली और सतलज की बात करें कि कमाऊ हिमालय है। और अगर हम तीस्ता, यहाँ देखिए तीस्ता और यहाँ के काली, तीस्ता और काली के बीच में कौन सा है, नेपाल हिमालय है। और अगर यहाँ पे हम बात करें ब्रह्मपुत्र और तीस्ता की बात करें तो यहाँ पे असम हिमालय है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप याद रख लिए, एक बार पुनः देख लीजिए। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, ठीक है, और काली और सतलज के बीच में कमाऊ है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा, हु कंबाइंड द फ्रेज, ठीक है, फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता के मुहावरे का निर्माण किसने किया था, तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, विच इन द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट यानी कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो हो जाएगा सिरियस। ठीक है, सबसे चमकीला तारा। और सबसे नजदीक पूछे तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा सिरियस, ये है जो कि सबसे चमकीला है, लेकिन वही अगर सबसे नजदीक पूछे तो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। शाहजहांनामा वॉज रिटन, आप सभी जानते हैं कि जो शाहजहांनामा है ये किसने लिखा है, तो शाहजहांनामा है इनायत खान ने, ठीक है, इनायत खान ने शाहजहां नामक पुस्तक लिखा है। यहाँ देख सकते हैं, शाहजहांनामा वाज रिटन बाय इनायत खान, इज ब्रीज हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां, मुगल एम्परर जो था, मुगल शासक था, ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में कहाँ लिखा है, शाहजहांनामा में लिखा है, और इनायत खान ने इसकी लिखा है। और कब लिखा है, तो ये 17वीं सदी में लिखा है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक भाषा क्या था, तो हो जाएगा फारसी। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि दिल्ली सल्तनत, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत फारसी यानी कि पर्शियन लैंग्वेज था, जिसे कहते हैं फारसी लैंग्वेज। अगला प्रश्न पूछा कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फॉर्म्ड इन 1784, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, 1784 में हुआ था। तो किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। कौन? विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, सर विलियम्स जॉन वाज ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट जूरिस्ट थे, जो कि इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसकी स्थापना किया था। और उस समय कौन थे, गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश वॉरेन हेस्टिंग थे उस समय गवर्नर जनरल। ये अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय में कौन थे गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि एशियाटिक सोसाइटी की बंगाल का मुख्यालय कहाँ था, तो ये हो जाएगा कलकत्ता में था। अगला प्रश्न पूछा कि ठीक है, महाड़ सत्याग्रह 1937, देखिए 1927 में महाड़ सत्याग्रह हुआ था, और उसके एक साल बाद यानी कि 1928 में बारदोली की सत्याग्रह हुआ था। तो महाड़ जो सत्याग्रह, बारदोली की सत्याग्रह बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली की सत्याग्रह हुआ था गुजरात में। अब महाड़ की बात करें तो ये 1927 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुआ था, जो कि महाड़ सत्याग्रह, महाड़ में एक जगह है जहां पर लोगों को जो नीचे जाति के लोग होते थे वहां पर यानी कि पानी लेने के लिए नहीं दिया जाता था, छूत मानता था, जिसके कारण भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या किया, सत्याग्रह किया था। महाड़ सत्याग्रह कब किया था, तो 1927 में। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि महाड़ सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था, तो 20 मार्च 1927 को किया था, जो कि अछूतों को महाड़ वर्तमान में रायगढ़ जिले में है, जो कि महाराष्ट्र में है, भारत में एक सार्वजनिक टैंक में पानी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए यह आयोजित किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र में जिला था, कौन सा, रायगढ़ जिला था महाराष्ट्र में, और यहीं पर
जो नीचे जाति के लोग होते थे, यानी कि अछूत थे, उनको यहाँ पे पानी नहीं लेने दिया जाता था, जिसके कारण ये 1927 में, कब 1927 में भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महाड़ का सत्याग्रह किया और यहीं से उन्होंने ये आह्वान कर दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, कोई सा भी जाति का लोग यहाँ से पानी ले जा सकता है, कोई भी तरह किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, यहाँ से जरूर फायदा होगा और यहाँ से ये सभी के सभी ऑथेंटिक है, सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। Who among the following was the Prime Minister of England when India was given independence? जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड, ठीक है, क्लाइमेट एटली था, क्लाइमेट एटली, ठीक है। अगर हम चर्चिल की बात करें तो 1942 में, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय में लॉर्ड चर्चिल थे। लेकिन अगर आज़ादी की बात बोले तो आज़ादी हमें कब प्राप्त हुआ? तो 1947 में प्राप्त हुआ। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे क्लाइमेट एटली हुआ करते थे। अगला यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1916 में एनी बेसेंट एस्टैब्लिश द होम रूल लैंग्वेज लीग इन मद्रास। तो सही बात है, जो एनी बेसेंट थे 1916 ईस्वी में मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग, क्या होम रूल लीग की स्थापना किया था, HRL होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहाँ पे किया था? तो मद्रास में किया था। कहाँ पे? मद्रास में, ठीक है, मद्रास में। किसने किया था? एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने, ठीक है। और 1916 में ही, 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक, कौन? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। होम रूल लीग की स्थापना किया था कहाँ? 1916 में ही, ये किया था पूना में। यही प्रश्न देखिए बीपीएससी का शिक्षक भर्ती एग्जाम में अभी इसको पूछा था। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? सही है। देखिए 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, और वही एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था होम रूल लीग की स्थापना। तो दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि बाल गंगाधर तिलक सीट ऑफ द इंडियन होम रूल अप्रैल 1916, और बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पे किया था? तो पुणे में किया था। और वही अगर एनी बेसेंट की बात करें तो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया था सितंबर में 1916 में, जो कहाँ किया था? मद्रास में किया था। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए सिकंदर लोदी वॉज फाउंड। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर इसको करिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि किस सुल्तान ने गुरुमुखी नाम से फारसी में कविता लिखी थी? ठीक है, तो यहाँ पे बहलोल लोदी, रजिया, सिकंदर लोदी या बलबन। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सिकंदर लोदी ने क्या गुलरुखी नामक नाम से फारसी में एक कविता की शुरुआत की थी। ठीक है, किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। ये प्रतिष्ठित क्या थे? कवि थे, जो कि इन्होंने गुलरुखी के उपनाम से छंदों की रचना की, यानी कि ठीक है, कविता की रचना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर किसी को पता होना चाहिए और हर किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछता ही है। क्या है? देखिए प्रश्न पूछा है कि 1905, तो आप सभी जानते हैं 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन हुआ था और यहीं पर स्वाधीनता और स्वदेशी आंदोलन को शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे देखिए बंगाल का विभाजन 1 का 4 हो जाएगा। 1916 की बात करें तो यहीं पे लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें कि लखनऊ समझौता अंबिकाचरम मजूमदार थे इनके अध्यक्ष। 1907 की बात करें तो कांग्रेस में सूरत में 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था और यहीं पे कांग्रेस दो गुटों में बदल गए थे, बढ़ गए थे, नरम दल और गरम दल। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ गया था, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1911 की बात करें तो 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और यहीं पे सबसे पहले क्या गया था? राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का 4 कहाँ है? ए का 4 एक ही में ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके से आपको रेगुलर सेशन प्राप्त होते रहे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? तो 1905 में क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल विभाजन। 1916 में क्या होता है? लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता। 1907 की बात करें तो स्प्लिट इन कांग्रेस, कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गए थे, सूरत में अधिवेशन हुआ था। 1911 की बात करें तो नेशनल एंथम सबसे पहले यहाँ पे गाया गया था, जो कि 1911 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं दोस्तों एक एक प्रश्न में कितने सारे प्रश्न यहाँ पे बन के आ रहे हैं, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरीके से सेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है क्या, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत सिटी नेम्ड सीरी वॉज बिल्ड। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान में सीरी नामक का जो एक शहर है वो किसने बताया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक शहर की बचाया था। ठीक है, और इसके अलावा देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण यानी कि बाजार कंट्रोलिंग जो है बाजार नियंत्रण पद्धति के भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि सीरी वॉज बिल्ड बाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। जो सीरी नामक का शहर है वो 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यानी कि एके ने इसको बसाया था। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी वॉज सेकेंड रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, रूल्ड फ्रॉम, ये 1296 से लेकर के 1316 तक इन्होंने रूल किया था, जो कि ये खिलजी डायनेस्टी के दूसरे रूलर थे। द फेमस मूवमेंट बिल्ड अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने फेमस एक मोनूमेंट है जो कि इन्होंने स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे आप अलाहाई दरवाजा कहते हैं। ठीक है, अलाहाई दरवाजा, जो कि यह द सीरी फोर्ट और हौज खास और जमात खाना मस्जिद, ये सभी सभी देखिए अलाहाई दरवाजा, सीरी फोर्ट, हौज खास और जमात खाना, ये सभी के सभी ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। जमात खाना की बात करें, जमात खाना मस्जिद है ये दिल्ली में है। हौज खास जगह भी है, अभी भी हौज खास शहर है जो कि दिल्ली में है। सीरी फोर्ट कहाँ है, तो आगरा में है, जो कि ये उत्तर प्रदेश में है। अलाई दरवाजा भी दिल्ली में है। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जन्म, जन्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए जन्म से, यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था, अगर शुरू से आप सेशन देख रहे हैं तो जन्म को महात्मा बुद्ध भगवान के जन्म की बात करें तो बैल, हाथी, इन सब से डोनेट किया जाता था। और अगर हम ज्ञान की बात करें तो ये ज्ञान चक्र से संबंधित है। और अगर ठीक है, ज्ञान देखिए, ज्ञान उनको कहाँ पे प्राप्त हुई, तो बोधि वृक्ष के प्राप्त हुई थी। कहाँ पर ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, तो बोधि वृक्ष के नीचे, यानी ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष हुए थे। प्रथम उपदेश की बात करते हैं। ठीक है, प्रथम उपदेश की बात करते हैं तो ये धर्म चक्र हो जाएगा। और मृत्यु की बात करें तो ये स्तूप हो जाएगा। कौन सा है, ए का 3, ए का 3 कौन सा है, ए का 3, ए का 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब यहाँ 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, बी का 1, बी का 1, बी का 1 है पहला नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लंबी वीडियो बन जाएगी, और इसलिए आज के लिए हम क्लास इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर इस तरीके से रेगुलर आप सेशन को देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और हाँ,